ब्रिटिश साहित्य अपने आप में एक महासागर की तरह है ना। बहुत गहरा, बहुत विशाल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी महासागर में रास्ता खोजने के लिए एक तरह का नक्शा बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ा कैसे। अब सवाल ये उठता है कि क्या 500 सालों के साहित्य को सिर्फ 5 मिनट में समेटा जा सकता है? मुश्किल लगता है ना? पर चलिए, इसी चुनौती को लेते हैं और निकलते हैं इस सफर पर। तो हमारे इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा। हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने नींव रखी, फिर वो दौर जब विचारों की लड़ाई छिड़ी, उसके बाद जब साहित्य समाज का आईना बन गया, और आखिर में हम चलेंगे मन की भीतरी दुनिया की खोज में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, नींव रखने वाले। ये वो लोग थे, वो राइटर्स जिन्होंने अंग्रेजी कहानी कहने की कला की, आप कह सकते हैं, पहली ईंट रखी। और इस दौर का जिक्र हो तो सबसे बड़ा नाम आता है जेफरी चौसर का। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है द कैंटरबरी टेल्स। इसमें उन्होंने एक सराय में मिले उन 30 तीर्थयात्रियों के बारे में बताया है। और जानते हैं, इन्हीं यात्रियों ने जो 24 कहानियां सुनाई, उन्हीं से ये महान किताब बनी। चौसर के बाद एक और नाम आता है एडमंड स्पेंसर, और इनके इरादे तो भाई बहुत बड़े थे। इनकी जो रचना है द फेरी क्वीन, वो असल में 12 किताबों की एक जबरदस्त एपिक बनने वाली थी। सोचिए, हर किताब एक अलग शूरवीर और उसकी एक अलग अच्छाई को समर्पित होती। सही मायनों में इन्होंने अंग्रेजी कविता के लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया। चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां साहित्य साहित्य नहीं रहा, बल्कि विचारों का एक मैदान जंग बन गया। यहाँ पर बहस होती थी, संघर्ष होता था, और हर कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश में लगा था। और पता है, इस दौर में बहस इस बात पर छिड़ गई कि आखिर साहित्य का मकसद क्या है। एक तरफ थे स्टीफन गोसन। उन्होंने अपनी किताब द स्कूल ऑफ अब्यूज में साफ साफ कहा कि कविता तो भाई अनैतिक है, लोगों को बिगाड़ती है। और ठीक उनके सामने खड़े थे सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री में कविता का जोरदार बचाव किया। उनका कहना था कि नहीं, कविता तो अच्छाई सिखाने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। और सिडनी ने अपनी बात कितनी खूबसूरती से रखी है, जरा सुनिए। उन्होंने कहा, कवि सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि उस रास्ते को इतना खूबसूरत बनाकर दिखाता है कि कोई भी उस पर चलने के लिए ललचा जाए। मतलब साफ था, कविता सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक नैतिक प्रेरणा भी है। ये जो विचारों का टकराव था ना, वो पोएट्री के स्टाइल में भी साफ दिखता है। 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक तरफ थे कैवलियर पोएट्स, जैसे रिचर्ड लवलेस। ये लोग प्यार, सम्मान और राजा के प्रति वफादारी जैसी चीजों पर लिखते थे, हल्के फुल्के अंदाज में। और दूसरी तरफ थे मेटाफिजिकल पोएट्स, जैसे जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट। इनका अंदाज बिल्कुल अलग था। ये आस्था, मौत और प्यार जैसे गहरे सवालों में उतरते थे, और इसके लिए बड़े कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर। ये वो दौर था जब साहित्य ने समाज को आईना दिखाना शुरू किया। एक ऐसा समाज जो बहुत तेजी से बदल रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सामाजिक उथल-पुथल, इन सब ने साहित्य को कमेंट्री और क्रिटिसिज्म का एक जरिया बना दिया। और इस बदलाव को समझने के लिए ना इनक्लोजर मूवमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हुआ ये कि 18वीं सदी में जो सबकी ज़मीन होती थी, यानी कॉमन लैंड, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदला जाने लगा। अब इसका सीधा असर ये हुआ कि गांव के हज़ारों लाखों किसान बेघर हो गए और उन्हें मजबूरन शहरों की तरफ भागना पड़ा। अब जाहिर है, इतने बड़े सामाजिक बदलाव का असर साहित्य पर तो पड़ना ही था। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपनी एक कविता है द डिजर्टेड विलेज, उसमें इसी दर्द को आवाज दी। उन्होंने बताया कि इस मूवमेंट ने कैसे सब कुछ छीन लिया, और वो अपने खोए हुए गांव ऑबर्न को याद करते हैं। और जब भी सोशल क्रिटिसिज्म की बात होती है, तो एक नाम, चार्ल्स डिकेंस, सबसे ऊपर आता है। अरे, उन्होंने तो अपने नॉवेल्स को एक हथियार ही बना लिया था। ओलिवर ट्विस्ट से उन्होंने गरीबी पर चोट की, ब्लीक हाउस से नाकाम कानूनी सिस्टम पर, और अ टेल ऑफ 2 सिटीज से क्रांति के खतरों के बारे में आगाह किया। पर ऐसा नहीं था कि ये काम सिर्फ डिकेंस ही कर रहे थे। एक और बड़े राइटर थे, विलियम मेकपीस थैकरे। उनका नॉवल वैनिटी फेयर, इसका सबटाइटल ही था बिना हीरो का नॉवल। ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल था कि अब कहानी किसी एक हीरो की नहीं है, बल्कि फोकस पूरे समाज की कमियों और उसकी नैतिकता पर है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर।
यहाँ आकर साहित्य का फोकस पूरी तरह बदल गया। अब कैमरा बाहरी दुनिया से हटकर इंसान के मन के अंदर चला गया, उसकी साइकोलॉजिकल दुनिया की खोज में। और इस बदलाव की मशाल जलाई रोमांटिक कवियों ने। विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ब्लेक, शेली, जॉन कीट्स, इन सब ने कहा कि समाज के नियम कायदे बाद में, पहले हैं व्यक्तिगत भावनाएं, प्रकृति और कल्पना की उड़ान। और इन कवियों ने सिर्फ सोच ही नहीं बदली, भाषा के साथ भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। एक चीज़ है टर्जा रीमा। ये बेसिकली 3 लाइनों की एक खास राइमिंग स्कीम है, जैसे ABA, फिर BCB, फिर CDC। इसे फेमस तो दांते ने किया था। इससे होता क्या है कि पोएम में एक फ्लो, एक आगे बढ़ने का मोमेंटम बनता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल पर्सी बिश शेली की कविता ओड टू द वेस्ट विंड में मिलता है। यहाँ देखिए, पहली और तीसरी लाइन की राइम मिल रही है और जो बीच की यानी दूसरी लाइन है वो अगले स्टैंजा के लिए जमीन तैयार कर रही है। यही वो टेक्निक है जो कविता को एक लगातार बहने वाला एहसास देती है। और फिर 20वीं सदी आते आते मन की भीतरी दुनिया की ये खोज अपने पीक पर पहुंच गई। D.H. लॉरेंस का नॉवल है सन्स एंड लवर्स। इसमें उन्होंने एक परिवार की साइकोलॉजिकल स्टडी की है जो कुछ उनकी अपनी कहानी भी थी। उन्होंने फ्रॉइड के आइडियाज़ का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि कैसे एक माँ का प्यार उसके बेटे की रोमांटिक लाइफ पर भारी पड़ सकता है। तो बड़े बड़े महाकाव्यों से शुरू होकर इंसान के मन की गहराइयों तक पहुंचने वाले इस 500 साल लंबे सफर के बाद सवाल यही है कि अब आगे क्या? अब साहित्य कौन सी नई भीतरी दुनिया की खोज करेगा? सोचने वाली बात है ना?